सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम RS प्री एग्ज़ाम 2023 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही धमाकेदार सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं। और दोस्तों इससे पहले बहुत सारे वीडियो इस धमाकेदार सीरीज़ के मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं और आप सभी को पता होगा, जो इस सीरीज़ को रेगुलर देख रहा है उसको तो पता ही होगा कि मैं आपके लिए RS प्री एग्ज़ाम 2023 की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आता हूँ, चाहे वो राजस्थान करंट अफेयर से हो, चाहे वो इंडियन करंट अफेयर से हो, या फिर आपके जो भी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे हम रोज़ाना डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और ये क्वेश्चन दोस्तों जो आपका राजस्थान करंट अफेयर है उससे संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, कि पाटीदार समाज की कुलदेवी उमिया माताजी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है। ऑप्शन आपके सामने है, जैसलमेर, डूंगरपुर, उसका बाद तीसरा ऑप्शन देखिएगा पाली, और चौथा है अजमेर। तो दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये बात करूं फरवरी 2023 का ये जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो बात करें सबसे पहले हम कि उमिया माताजी का मंदिर है वो डूंगरपुर ज़िले में बन रहा है और ये पाटीदार समाज की कुल देवी है। आपको दो बातें याद रखनी है, आर्ट एंड कल्चर से जुड़कर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उमिया माताजी का मंदिर डूंगरपुर में है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पाटीदार समाज की कुल देवी कौन है, तो उमिया माताजी, ठीक है। और इनका मंदिर कहाँ पे है, डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक कौन से ज़िले में बनेगा, कोटा, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर। तो देश का पहला पिंक सिंथेटिक जो रेसिंग ट्रैक है वो 7 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में बनेगा और ये देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक होने वाला है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर, ये आपका इंडियन हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है कि मूल रूप से महाभारत को किस रूप में जाना जाता था। तो ऑप्शन आपके सामने है, भरत कथा, ब्राह्मण, भरत संहिता या जय संहिता। तो याद रखिएगा मूल रूप में महाभारत को किस नाम से जाना जाता था, तो ये जय संहिता के नाम से जाना जाता था। तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, महाभारत को मूल रूप से जय संहिता कहा जाता था। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खबरों में देखा गया राज्यसभा का नियम 267 किससे संबंधित है, विशेषाधिकार का उल्लंघन, सामान्य व्यवसाय का निलंबन, पॉइंट ऑफ ऑर्डर या फिर विशेष उल्लेख। तो बात कर लेते हैं कि जो मणिपुर हिंसा हुई थी उस समय ये जो राज्यसभा का नियम 267 है वो चर्चा में रहा था और ये पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट से रिलेटेड बन सकता है आपके एग्जाम में। तो याद रखिएगा जो राज्यसभा का नियम 267 है वो किससे संबंधित है, तो सामान्य व्यवसाय का निलंबन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये पूरा नियम है क्या। आपको समझ में नहीं आया होगा लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा कि नियम 267 है। इसके तहत राज्यसभा सांसद सदन में सभी सूचीबद्ध कार्यों को निलंबित करने और देश के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक लिखित नोटिस प्रस्तुत कर सकता है। जैसे मणिपुर हिंसा हुई तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था चर्चा के लिए, तो इसलिए जो भी राज्यसभा है वो क्या करती है, जो भी अपने दैनिक जो भी कार्य होते हैं उनको निलंबित करती है और उस विषय पर चर्चा करने के लिए कोई भी सांसद है राज्यसभा का वो एक नोटिस, लिखित नोटिस है वो प्रस्तुत करता है, ठीक है। अब एक साधारण भाषा में इसको और समझ लीजिएगा कि नियम 267 के तहत एक प्रस्ताव इंगित करता है कि एक मामला कितना गंभीर था कि सदन इस पर विचार करने के लिए अपने सामान्य कामकाज को निलंबित कर सकता है। यानी राज्यसभा का जो नियम 267 है उसमें क्या होता है कि एक ऐसा विषय जो कि बहुत ही गंभीर था, जैसे मणिपुर हिंसा बहुत ही गंभीर थी, इसलिए जो राज्यसभा है वो अपना सामान्य कामकाज है उसको निलंबित कर सकती है और उस विषय पर चर्चा कर सकती है, ठीक है। तो ये हाल ही में जो आपकी मणिपुर जो मामला हुआ था उसमें राज्यसभा में विपक्षी दलों ने मणिपुर मामले पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत नोटिस दिया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यसभा का नियम 267 क्या है, तो ये सामान्य व्यवसाय का निलंबन, व्यवसाय का मतलब जो सामान्य कार्य है उसका निलंबन किया जाता है और जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे देश के लिए उस पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा सांसद है
वो एक लिखित नोटिस है वो प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट देखिएगा 5वां क्वेश्चन आपका स्पेस एंड टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं से संबंधित क्वेश्चन है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है ये अंतरिक्ष क्षेत्र में देश का पहला सार्वजनिक उपक्रम है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है? देश का पहला सार्वजनिक उपक्रम है। किस क्षेत्र में? तो स्पेस क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में। उसके बाद दूसरा कथन देखिएगा कि इसका उद्देश्य अंतरिक्ष आधारित सेवाओं का उत्पादन और विपणन करना है। तो दोस्तों ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए बनाया गया है। तो इसका उद्देश्य भी होगा कि जो भी अंतरिक्ष आधारित सेवाएं हैं उनका उत्पादन करें और उनका विपणन करें जिससे उनको आय प्राप्त हो। इसके अलावा तीसरा देखिएगा ये बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के स्टार्टअप और निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों के साथ सहयोग को सक्षम बनाता है। यानी ये क्या करता है? सरकार के बिना किसी हस्तक्षेप के साथ जो भी निजी फर्म्स हैं उनके साथ भी ये क्या करता है? सहयोग की भावना रखता है, समन्वय करता है और सक्षम बनाता है अपने सहयोग को। तो ये भी कथन सत्य है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं या सही हैं? तो हम कहेंगे तीनों ही कथन सत्य हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है जिसे शॉर्ट में NSIL बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये याद रखिएगा 6 मार्च 2019 को। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको कथन बता देता हूँ। देश का पहला सार्वजनिक उपक्रम है कौन सा? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, स्थापना 6 मार्च 2019। और इसका उद्देश्य क्या है कि अंतरिक्ष आधारित जो भी सेवाएं हैं उनका उत्पादन करें, उनका विपणन करें। और उसके बाद में ये जो भी निजी फर्म्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनके साथ क्या सहयोग की भावना रखता है। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। तो ये तीनों कथन आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना 6 मार्च 2019। नेक्स्ट देखिएगा 6वां क्वेश्चन आ जाता है इकोनॉमी से संबंधित। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है, कारक लागत है, से तात्पर्य है बाजार मूल्य से सरकारी जो सब्सिडी है उसको घटाने और अप्रत्यक्ष करों को जोड़ने के बाद प्राप्त कीमत से है। यानी जो आपका कॉस्ट प्राइस क्या है? तो ये बता रहा है कि बाजार मूल्य से अगर हम सरकारी जो भी सब्सिडी है वो घटा देते हैं, अप्रत्यक्ष करें उनको जोड़ देते हैं, तो जो भी हमें कीमत प्राप्त होती है वो हमारा कारक लागत है। ठीक है, दूसरा कथन देखिएगा कि जो ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पर GDP ये देखने के लिए उपयोगी है कि बाजार की ताकतें कितनी प्रतिस्पर्धी हैं और अप्रत्यक्ष कर कितने विकृत हैं। तो उपयुक्त में से हमें सही कथन है वो बताना है। तो बात करें कि जो ये कॉस्ट प्राइस है वो क्या होता है? तो कॉस्ट प्राइस से तात्पर्य है कि जब हम मार्केट प्राइस से क्या करते हैं, मार्केट प्राइस से क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष करों को घटाते हैं। जो मूल्य को बढ़ा रहा है उसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे। जो मूल्य को कम कर रहा है उसको हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जो भी कर होते हैं अप्रत्यक्ष कर जैसे GST है, ये क्या करते हैं? मूल्य को बढ़ाते हैं। तो मूल्य को जो बढ़ा रहा है हम उसको क्या करेंगे? घटाएंगे। जो मूल्य को घटा रहा है उसको हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष क्या करते हैं? जो भी कर होते हैं, टैक्स होते हैं, वो क्या करते हैं? मूल्य को बढ़ाते हैं। तो मूल्य को जब हम जो भी कोई बढ़ाता है तो उसको हम क्या करेंगे? कारक लागत ज्ञात करने के लिए घटाएंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अप्रत्यक्ष करों को जोड़ा जाए, नहीं अप्रत्यक्ष करों को घटाया जाए और सब्सिडी है जो कि मूल्य को कम करती है उसको जोड़ा जाए। ठीक है, तब हमें क्या है? कारक लागत या कॉस्ट प्राइस प्राप्त होती है बाजार मूल्य से। ठीक है, उसके बाद में बात करें दूसरा कथन, तो पहला कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अप्रत्यक्ष करों को घटाना था, जो सब्सिडी है उसको जोड़ना था। इसके बाद में बात करते हैं दूसरा कथन कि कारक लागत पर GDP ये देखने के लिए उपयोगी है कि बाजार की ताकतें कितनी प्रतिस्पर्धी हैं और अप्रत्यक्ष कर कितने विकृत हैं। तो ये कथन बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कितने कथन सही हैं, तो हम कहेंगे केवल 2। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 7वां क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है कि दोहरे दंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा। तो दोहरे दंड के बारे में यह कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। संविधान एक ही अपराध के लिए दोहरी सज़ा पर रोक लगाता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि संविधान का अनुच्छेद 20(2) है या 20(b) है। ये क्या कहता है कि संविधान क्या कहता है कि एक ही अपराध के लिए दोहरी सज़ा है वो
नहीं दी जाएगी किसी व्यक्ति को, और दोहरे दंड से आंशिक सुरक्षा एक मौलिक अधिकार है, तो बिल्कुल 20B में उल्लेख है, तो ये मौलिक अधिकार है, आंशिक सुरक्षा का मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे ये तीनों कथन सत्य हैं। दोहरे दंड के संबंध में हम कहेंगे केवल, यानी सभी 3 कथन क्या है, सही है। अब हम बात कर लेते हैं, ये जितनी भी बातें लिखी गई है ये आर्टिकल जो आपका 20 नंबर है 20(2) उसमें लिखी गई है। तो यहाँ पे ये देखिएगा, दोहरे खतरे के खिलाफ आंशिक सुरक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(2) के तहत ग्रांटीकृत एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। और इसके तहत एक व्यक्ति है, उस पर 1 से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे 1 से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। और संविधान भी क्या करता है, एक ही अपराध के लिए दोहरी सजा पर रोक लगाता है, और दोहरे दंड से आंशिक सुरक्षा एक मौलिक अधिकार है। ये सारी बातें अनुच्छेद 20(2) की है, 20B की है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि गमदर जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में है। ये हमारे राजस्थान के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है, गमदर जैव विविधता पार्क। तो ये दोस्तों याद रखिएगा उदयपुर में है। डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें कि आपका जो गमदर जैव विविधता पार्क है, ये जो रीट मेंस का पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा ये चंदन के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा उदयपुर में है, और इसका लोकार्पण है 2016 में किया गया था। और ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि ये चंदन के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे बात हो रही है कि राजस्थान के सबसे छोटे अभयारण्य सरिस्का ए को वन्य जीव अभयारण्य कब घोषित किया। इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा जो आपका सरिस्का अभयारण्य है, जिसे 1955 में क्या किया गया था, अभयारण्य घोषित किया गया था। और उसी सरिस्का अभयारण्य से सरिस्का एक बहुत ही छोटा अभयारण्य बनाया गया, जो कि राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है। और इसको कब अभयारण्य घोषित किया गया, तो 2012 जून 2012 में इसको घोषित किया गया। जबकि जो सरिस्का अभयारण्य है उसको 1955 में अभयारण्य घोषित किया गया। दोनों बातें याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिएगा, अलवर स्थित सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य को 1955 में अभयारण्य घोषित किया गया, जबकि 20 जून 2012 को सरिस्का ए को, जो कि राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है, उसको अभयारण्य घोषित किया गया, ठीक है। और हिंदी में ये भी बात याद रखिएगा कि अभयारण्य है वो ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। यानी अभयारण्य हिंदी में कैसा लिखा जाता है, ऐसे है, जो कि ये शुद्ध माना जाता है हिंदी में, ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है। कई ऐसे लिखते हैं तो वो शुद्ध नहीं है, ठीक है। तो ये वाला शुद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन आज का कि रामसागर वन विहार अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो रामसागर वन विहार अभयारण्य है, यह आपका धौलपुर जिले में स्थित है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और बात करें कि रामसागर झील, तो ये आपके बूंदी में है। तो याद रखिएगा, रामसागर वन विहार अभयारण्य धौलपुर, रामसागर झील बूंदी। तो ये थी आज की हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्लास। और ये आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और RS करंट अफेयर्स से संबंधित जो भी अपडेट है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके RS प्री एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल RS करंट अफेयर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और RS करंट अफेयर्स नाम से मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाइएगा और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।